अपनी पहली ही फिल्म से नेशनल अवार्ड पाने वाले मिथुन दा को आखिर गरीबों के अमिताभ बच्चन की उपाधि क्यों मिली? 80s में हाई बजट फिल्मों का सुपरस्टार 90s के दशक में सस्ती फिल्में बनाने पर मजबूर क्यों हो गया? 4 साल में 54 फिल्में जो मिथुन ने की, उन फिल्मों का हश्र क्या हुआ? अगर वो फ्लॉप थी तो प्रोड्यूसर्स लगातार उन्हें लेकर फिल्म क्यों बना रहे थे? और अगर वो हिट थी तो मिथुन को हाई बजट फिल्मों के ऑफर क्यों नहीं आ रहे थे? मिथुन ने कैसे अपने पैशन और बिजनेस का ऐसा गठजोड़ बनाया कि कई साल वो देश के सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर भी बने? मिथुन दा को लेकर ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिम्मी की ड्रीम फैक्ट्री थी क्या। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कहते हैं कि कला का कोई मोल नहीं होता। कलाकार के लिए उसकी कला पहले आती है, पैसा बाद में। हालांकि सिनेमा के क्षेत्र में ये बात पूरी तरह से सही साबित नहीं होती है। आज सुनने में आता है कि इस कलाकार ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ चार्ज किए, तो कभी सुनते हैं फलाने साउथ के एक्टर ने अपनी फिल्म के लिए 200 करोड़ चार्ज किए। और शायद अगर उन्हें ये अमाउंट नहीं मिलता तो वो उस फिल्म को मना कर देते। तो यहाँ पैसा पहले आ जाता है। और जिस फिल्म के लिए उन्हें 50 करोड़ या 70 करोड़ मिल भी रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक कलाकार के तौर पर वो उस स्क्रिप्ट से सेटिस्फाई हो। अगर उन्हें कहानी और किरदार पसंद नहीं आता, तब भी वो उस फिल्म को कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म के लिए उन्हें बहुत मोटी रकम मिल रही थी। हम ये भी मानते हैं कि आज भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके लिए अपनी कला पैसों से ऊपर है, जैसे मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आदि, जो अपनी पसंद की फिल्में ना के बराबर पैसे में भी कर लेते हैं। मिथुन के बारे में बात करें तो उन्होंने 90s के दशक में इस बात को समझ लिया था कि उनका ये स्टारडम जो है वो अब ढलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक रोमांटिक फिल्मों के लिए खान्स आ चुके थे। एक्शन फिल्मों में अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी ने कब्जा कर लिया था। तो ऐसे में उन्होंने पहला काम किया अपना बिजनेस सेटअप, ताकि कल को फिल्मों से उनकी आय ना हो तो भी उनको पैसे की दिक्कत ना आए। और उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और साउथ में अपना होटल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। एक बार जब उनका होटल स्टैब्लिश हो गया, तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में अपने वर्चस्व को परखा। और मिड 90s में उन्हें लगने लगा कि ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें हीरो के तौर पर नहीं लिया जाएगा। अब या तो उन्हें कैरेक्टर रोल्स के लिए हाँ कर देना चाहिए, जैसे कि उस वक्त अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर्स कर चुके थे, या फिर वो एक नए तरीके का इजाद कर पैसा भी कमाए और फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर भी बने रहें। और यहीं से शुरू हुआ मिशन मिथुन्स ड्रीम फैक्ट्री। जेल से निकलकर कहाँ जाओगे? किसी को रखिएगा नहीं जेलर साहब, मैं फिर आ रहा हूँ। ये मिथुन दा का एक फिल्म स्टूडियो था जो ऊटी में बेस्ड था। ऊटी में मिथुन दा के होटल का नाम है द मोनार्क। 90s की स्थिति को परखने के बाद मिथुन दा ने फैसला किया कि अब वो बॉलीवुड में नहीं जाएंगे, बल्कि बॉलीवुड को अपने होटल पर ले आएंगे। यानी कि वो अपनी सारी फिल्में अब ऊटी में ही शूट करेंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। लेकिन फिल्म के लिए पैसा कौन लगाएगा और फिर पैसा रिकवर कैसे होंगे, ये सब एक बड़ा प्रश्न था। तो इसका हल था बी ग्रेड मूवीज। हालांकि एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम बी ग्रेड मूवीज का तमगा किन्हें देते हैं। बी ग्रेड मूवीज एक्चुअली एडल्ट कैटेगरी के हिसाब से तय की जाती है, बट मिथुन दा की फिल्मों को बी ग्रेड इसलिए कहा जाता था कि वो लो बजट होती थी, जबकि बजट से ए ग्रेड या बी ग्रेड को नहीं मापा जा सकता। तुम शर्मा के देखोगी जिसे। मिथुन ने कुछ प्रोड्यूसर्स से बात की और तय किया कि वो मिलके 50 लाख तक की फिल्में बनाएंगे और ये फिल्म ऊटी में बनेगी। मिथुन ने खुद अपना प्राइस बहुत कम कर दिया, लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि ऊटी में पूरी फिल्म यूनिट उनके होटल में ही रुकेगी, और वो भी अफोर्डेबल रेट्स पर। तेरे मेरे बीच में कैसा बंधन, हम दोनों अनजान। तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान। अब प्रोड्यूसर्स ने कैलकुलेट किया कि मिथुन की प्राइस कम हो गई है, अकोमोडेशन भी अफोर्डेबल है, और फिल्म की कहानी इतनी सिंपल रहती है कि फिल्म को बनाने में 20-25 दिन ही लगा करते थे। तो 50 लाख रुपए में बनी फिल्म अगर 70 लाख भी कमा लेती है तो प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा ही है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स से भी उन्हें पैसे आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मिथुन ने अपने प्राइस में कटौती ज़रूर कर दी, लेकिन अपने होटल के माध्यम से वो उस कटौती की पूर्ति कर रहे थे। नतीजा डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब प्रॉफिट में थे। जो माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से हुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। मिथुन ने 1996 से 2000 ईस्वी तक
54 फिल्म्स की। और उनकी टोटल फिल्मों की संख्या की बात करें जो ऊटी में शूट हुई, यानी उनके फॉर्मूले के हिसाब से, तो कुल 75 ऐसी फिल्में थी जो उनके मिथुन ड्रीम्स फैक्ट्री के अंतर्गत ऊटी में बनाई गई। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। 96 से 2000 के बीच उनकी जितनी भी फिल्में अभी थी वो सब 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास के बजट की फिल्में थी। शुरुआती दौर में जब उन्होंने ऊटी में फिल्मों का निर्माण शुरू किया तो वहाँ के लोकल्स ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्हें लगता था कि नॉर्थ के लोग यहाँ आकर कमा कर जा रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इन फिल्मों के कारण उनके अपने लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है, तब वो मान गए। मिथुन की फिल्मों में रीटेक्स कम होते थे क्योंकि उनकी उन लो बजट फिल्मों की कहानी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता था। लोकल एक्स्ट्रास आदि का यूज़ होता था जो सेम काम करते जा रहे थे। वहीं की कम बजट की लड़कियों को एक्ट्रेस के तौर पर लिया जा रहा था जिसका फिल्म में खास काम होता नहीं था, तो फिल्म कम समय में बनकर रिलीज हो जाती थी। लेकिन मिथुन दा का सिंगल स्क्रीन के दर्शकों के बीच ऐसा क्रेज था कि उनकी हर महीने 4 फिल्में भी रिलीज हो तो वो हाउसफुल हुआ करती थी। लोगों को उनकी डायलॉगबाजी, उनका अनरियल एक्शन आदि बहुत भाते थे, तो ज़्यादातर लो तबके के लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। शायद इसलिए उन्हें एक समय पर गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था। इस दौर में उन्होंने फिल्मों और होटल को कंबाइन करके खूब पैसा कमाया। यही कारण था कि 1989 में तो वो देश के सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर थे ही, लेकिन 1996 से सन 2000 के बीच वो देश के सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वालों में से एक रहे थे। तो इस बात से उनके प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये फिल्में कॉमर्शियल तौर पर भी ठीक ठाक होती थी, बल्कि कुछ तो बहुत अच्छी भी हुआ करती थी, जैसे फिल्म जल्लाद, जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को उस साल का बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शराब पी ले, मरने में भी नशा आ जाए। सीधी सी बात है, अगर ये लो बजट फिल्में फायदे का सौदा नहीं थी तो कोई भी प्रोड्यूसर लगातार इस तरह की फिल्में क्यों बनाता रहता। आज हम 200 करोड़ की फिल्मों को 20 करोड़ में सिमटते देखते हैं। मींस उन हाई बजट फिल्मों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बट मिथुन की फिल्में अपना खर्चा निकालने के बाद प्रोड्यूसर्स को भी मालामाल करती थी। यानी उनकी फिल्मों के दर्शक अपने प्रिय एक्टर के प्रति वफादार भी थे और उन्हें अपने हीरो उसी तरह की फिल्मों में अच्छे भी लगते। 2003-4 के आसपास मिथुन ने ए ग्रेड की फिल्मों में विलन के तौर पर धमाकेदार वापसी की। फिल्म थी ऐलान। 2000 करोड़ का मालिक हो या सड़क पर भौंकने वाला कुत्ता, मरने से पहले दोनों की आंखों में खौफ एक सा ही नजर आता है। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। हालांकि जल्लाद फिल्म में वो विलन के तौर पर अपनी प्रतिभा ऑलरेडी दिखा चुके थे, बट ऐलान में उनका काम की तारीफ हुई और फिर इसके बाद उन्होंने ए ग्रेड की फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वापसी कर ली। मिथुन 80s में भी टैलेंटेड एक्टर थे जब वो प्यार झुकता नहीं और डिस्को डांसर जैसी बड़ी फिल्में कर रहे थे। 90s में भी टैलेंटेड बिजनेसमैन एक्टर थे जब वो जल्लाद, कालिया, शपथ और चांडाल जैसी फिल्में कर रहे थे। और वो टैलेंटेड आज भी हैं जब द ताशकंद फाइल्स जैसी मीनिंगफुल फिल्में और गोलमाल जैसी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं। बस उन्होंने समय के साथ अपनी टैलेंट और बिजनेस को नई दिशाएं दे दी। अब भले लोग उन्हें बी ग्रेड का एक्टर कहने लगे थे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो एक सफल व्यवसायिक कलाकार हैं। बाकी उनका जो फिल्मी संघर्ष रहा है उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जहां हमने ब्रीफ में उनके स्ट्रगल पर चर्चा की थी। आप इन फिल्मों को किस वे में लेते हैं और आपके हिसाब से मिथुन दा का ये डिसीजन सही था या नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए